हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मध्य प्रदेश की पॉलिटी का मध्य प्रदेश की जो जनरल नॉलेज है इसके पॉलिटी वाला टॉपिक है ना। मैं जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको यहाँ पर अब पॉलिटी कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो पॉलिटी आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आप सिलेबस डिकोड करेंगे तो सिलेबस पहले तो ये देखते हैं कि सिलेबस में पॉलिटी में क्या बोला गया है। तो इतना ही लिखा है, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, वो जो पूरा उन्होंने पॉलिटी एंड इकोनॉमी लिखा हुआ है। और उसके अंदर 5-6 पॉइंट दिए हैं जहां पे अपन को मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, अबाउट एनर्जी पढ़ना है ना। ऐसे हमें 5-6 पॉइंट दिए हुए, उनमें से पॉलिटी का अगर स्पेसिफिक देखें तो हमें केवल 2 पॉइंट मिलते हैं यहाँ पर। कौन कौन से पॉइंट मिलते हैं? एक मिल रहा है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश और दूसरा पंचायती राज सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश में गवर्नर, कैबिनेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लिखा है। ठीक है, हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है गवर्नर, कैबिनेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। पर हमें कितना देखना है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। और फिर पंचायती राज सिस्टम, ये 2 बातें लिखी है। पर क्या इतने में हमारी पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी क्या मध्य प्रदेश की? तो नहीं, इतने में नहीं होता है, हमें इसके आगे भी और पढ़ना पड़ेगा। तो वो देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की पॉलिटी जो हम करने वाले हैं इसमें हमें एक्चुअल में पढ़ना कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2-3 चीजें तो दिख रही है, जैसे गवर्नर दिख रहा है, कैबिनेट दिख रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली दिख रही है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, आप उसके बाद सीएम भी बोल दीजिए। तो यहां पर मैं इसका क्लासिफिकेशन जो करता हूं उसको मैं कहता हूं कि 3 चीजें हम ऑर्गन्स पढ़ते हैं यहाँ पर, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, है ना। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं इसको समझते हैं। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में आप 3 चीजें देखते हैं, स्पेशली 3 चीजें। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो देखिए। एक आप देखते हैं एग्जीक्यूटिव, या पहले अपन देखेंगे यहाँ पर जिसको अपन बोलते हैं लेजिस्लेचर। एक अपन देखने वाले हैं लेजिस्लेचर, ठीक। फिर उसके बाद लेजिस्लेचर के बाद आप यहां पर देखते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेजिस्लेचर होने के बाद एग्जीक्यूटिव देखते हैं। अभी समझा रहा हूं ये सारी चीजें क्या है ना। और फिर उसके बाद आप यहां पर पढ़ते हैं जुडिशरी। क्लियर है? तो ये आपके पास 3 चीजें तो यहां से हो गई, जो कि यहां पर लिखा हुआ केवल गवर्नर, कैबिनेट और लेजिस्लेटिव असेंबली है। गवर्नर मतलब राज्यपाल लिख दिया इन्होंने, कैबिनेट मतलब जिसमें मुख्यमंत्री और उनके साथ में मंत्री जो होते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब अपने यहाँ की विधानसभा की बात कर ली। तो मैंने 3 चीजें तो यहाँ पे आपको ये बताई कि हम 3 चीजें तो यहां से देख रहे हैं कि हमारे पास मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है उसमें हमें क्या क्या देखना है। तो पहला आप देखेंगे लेजिस्लेचर को पूरा डिटेल में। ठीक है, फिर लेजिस्लेचर के बाद आपको देखना है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के बारे में, और एग्जीक्यूटिव के बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव के बाद आप यहां पर पढ़ेंगे जो जुडिशरी है। ठीक है, तो इतना आपको तो करना ही करना है, बेसिक है। ठीक, एक सेकेंड। चलिए, अब इसके बाद ये जो चीज है ये ऑर्गन के अंदर आती है, ये सब गवर्नमेंट के ऑर्गन है। अब इसके अलावा क्या पढ़ना है? तो जैसे जुडिशरी लिखा है, तो जुडिशरी को आप डिटेल करेंगे। फिर यहां से जुडिशरी का आप डिटेल करेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको पढ़ना है हाई कोर्ट्स, है ना। मध्य प्रदेश में आपको क्या पढ़ना है? हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। और हाई कोर्ट्स के साथ में यहां पर हम पढ़ेंगे सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट किसको कहते हैं? सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो होती है इसका मतलब होता है कि जो आपकी अधीनस्थ न्यायालय हो। अधीनस्थ मतलब जो मेन हाई कोर्ट को छोड़ दें अगर, तो उसके अलावा जैसे आपके पास जिला न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, फैमिली कोर्ट्स होती हैं। तो वो जो कोर्ट होती है, इन्वायरमेंटल कोर्ट होती है, ग्राम न्यायालय होते हैं मध्य प्रदेश में, तो वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर आएंगे। तो हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ेंगे। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर एक टर्म आपके पास पंचायती राज सिस्टम लिखा ही है, तो अपन फिर यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? एक अपन टर्म यहाँ पर पढ़ेंगे पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने पंचायती राज सिस्टम पढ़ लिया। मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट भी है ये बहुत ज्यादा, पंचायती राज सिस्टम। अब पंचायती राज सिस्टम हो जाएगा, उसके बाद भी कुछ चीजें बच जाती है जो आपके पेपर में आती है लेकिन यहाँ पर डिफाइन नहीं की गई है स्पेशली। देखो उसको देखते हैं। यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। यहां पर आपको, जो कि करंट का भी पॉइंट है, ठीक है, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। मतलब मध्य प्रदेश में जो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है ना, उसके बारे में भी आपको यहां पर करना पड़ेगा। तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हो गया एक चीज। और एक यहां पर और पॉइंट आता है जो आपको पढ़ना है, और वो पॉइंट जो है वो है डिफरेंट कमीशंस। डिफरेंट कमीशंस मतलब आपको यहां पर मध्य प्रदेश में बहुत सारे आयोग के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट कमीशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपके पास मध्य प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे आप कहें तो मध्य प्रदेश में एक विमेंस कमीशन है, मध्य प्रदेश का स्टेट विजिलेंस कमीशन है, सतर्कता आयोग है,
है ना। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो बाल आयोग है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे यहाँ पर अपन एनजीटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, तो थोड़ा अपना जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग, उसकी बात कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कमीशंस भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सिलेबस अब आपका जाकर कंप्लीट होगा अगर इतना सब अपन पढ़ लेंगे तो। ऐसे ही केवल पॉलिटी में देखने को तो बहुत छोटा सा सिलेबस दिखता है ये, लेकिन ये सिलेबस है बड़ा, है ना। क्योंकि उसमें जो चीजें नहीं बोली गई है ना, वो भी हमें पढ़ना तो है, क्योंकि पेपर में आ रही है, ठीक है ये बात। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं अपन अपना। हम पहले आपको थोड़ा सा पॉलिटी, क्योंकि देखिए पॉलिटी हर किसी की मतलब वैसी नहीं होती कि हर व्यक्ति बराबर पॉलिटी जानता है, तो मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा बिल्कुल। कुछ चीजें आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा कि वो एक्चुअल में होता क्या है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हम जब पॉलिटी की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा अपन को, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ कुछ छोटी मोटी बातें यहाँ पर, बहुत ज्यादा नहीं पर छोटी मोटी बातें करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर 4-5 फैक्ट तो आप ऐसे मध्य प्रदेश इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या इंडिया में क्या पूरे भारत में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे कि इट इज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, पहली चीज हो गई यहां से, ठीक है। दूसरा, आपको यहां पर पूछा जाए कि बताइए अपना इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब इंप्लीमेंट हुआ था, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब इंप्लीमेंट हुआ था, तो हम यहां पर बोलेंगे इंप्लीमेंटेड ऑन, इंप्लीमेंटेड, आप सभी जानते हैं कि ये इंप्लीमेंटेड कब था, इंप्लीमेंट कब किया गया था इसको, तो वो हमने किया था ऑन 26 ऑफ जनवरी, 26 ऑफ जनवरी 1950 को, ठीक है। 1950 में 26 जनवरी को हमने इसको एडॉप्ट किया था, सॉरी इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन डे भी याद रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डे आप याद रखना कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो कब आपका रेडी हो गया था बनकर, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो आता है आपका 26 नवंबर। ये पॉइंट याद रखेंगे यहां से कि ये 26 नवंबर है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कुछ पॉइंट और, जैसे अपन को, एक सेकेंड, इसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन में एक दो पॉइंट और याद रखेंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स हैं, है ना, हमें यहाँ पर दो तीन चीजें देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल भाग कितने हैं वर्तमान समय में, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में अगली चीज देखो, भाग होते हैं यहाँ पर, और फिर आर्टिकल्स होते हैं जिनकी अपन को बात भी करना और अपने पेपर में आते भी हैं। आर्टिकल्स जो होंगे, आर्टिकल्स जो होते हैं अनुच्छेद होते हैं, ये क्या होते हैं, अनुच्छेद, ठीक। तो अनुच्छेद कितने हैं ये बात करेंगे यहाँ पर। फिर आता है अपने पास शेड्यूल, ठीक है। फिर अपने पास आते हैं शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची। तो मध्य प्रदेश, सॉरी यार, मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मध्य प्रदेश का नहीं होता है, इंडिया का होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो अनुसूचियां जो है, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं उसके बारे में यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बेसिस पे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट हैं, तो एट प्रेजेंट आप यहां पर याद रखना कि 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। कितने पार्ट हैं टोटल अपने पास, 25। अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद नियर अबाउट 450 हो चुके हैं, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि लगभग हमारे पास 450 अनुच्छेद हैं, 450 अपने क्या है, आर्टिकल्स हैं, ठीक। और अनुसूचियों की अगर बात करते हैं कि भारत में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो यहां से पॉइंट याद रखना कि भारत के संविधान में 12 अनुसूची है, ठीक। ये 25 भाग है, 450 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये भारत के संविधान का एक ब्रीफ इंट्रो है, बहुत ब्रीफ। एक प्रियम्बल भी आता है, प्रस्तावना जिसको कहते हैं। प्रस्तावना कितनी है भारत के संविधान में, कोई आपसे पूछे तो प्रस्तावना केवल एक ही है, ठीक है। प्रस्तावना केवल एक ही है, वो याद रखना है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और समझेंगे इसको डीप में अपन, ठीक। यहां से हमें क्या पढ़ना है, हम ये संविधान की बात क्यों कर रहे हैं, ना, हम ये संविधान की बात क्यों कर रहे हैं, तो इंडिया का संविधान है, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं यहां पर, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। चलो, हमें यहां पर स्पेशली स्टेट के बारे में पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है, स्टेट के बारे में। और स्टेट के बारे में जो है वो भारत के संविधान के भाग 6 में, है ना, पार्ट नंबर 6 जो है, पार्ट 6 जो है भाग 6, उसमें लिखा है अबाउट स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। वहां पर लिखा है राज्य के बारे में, तो राज्य के बारे में जानकारी भाग 6 में मिलने वाली है। इसको आप कहेंगे ये हमारे संविधान का पार्ट 6 है, इसमें हमें ये पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी।
जो संविधान को अब आप देखने जा रहे हैं या आपने जो पॉलिटी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी जो पढ़ेंगे, ये आपको भारत के संविधान के पार्ट 6 में बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई देगी। इसका मतलब क्या, हमें पार्ट 6 पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो हाँ, यहां पर हमें पार्ट 6 के बारे में बहुत हद तक पढ़ाई करना है। जैसे आपने यहां पर अभी कहा ना कि हमारे पास गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर हाई कोर्ट की बात कर ली आपने कि हाई कोर्ट्स होंगे, इनको भी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो है ये कहां लिखी हुई है? ये लिखी हुई है हमारे पार्ट नंबर 6 में। ठीक है, ये हमारे पार्ट 6 में लिखी हुई है, उसी को अपन को यहां पर पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं है, समझ के करना है और धीरे धीरे ही बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप। आपको पूरा कंटेंट लिखने की तो कोई जवाबदारी आपकी है नहीं, आपको मैं पूरा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कर रहा हूं, आप वहां से ऐप से निकाल लेते हैं उसको, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। आपको केवल और केवल यहाँ पर क्या करना है, समझना है ना। और जो पॉइंट्स लिखे हैं वो देखिए, क्योंकि कंटेंट मैंने लिखा है और मेरे अकॉर्डिंग है, तो आप इसको एक बार मेरे अकॉर्डिंग देख लोगे ना तो इजीली याद रह जाएगा ये। ठीक, चलिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे समझते हैं कि क्या चीजें हैं अपने पास। सिलेबस की बात कर ली अपन ने, फिर हमने बात कर ली कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि पार्ट नंबर 6 जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 जो है, ये क्या बात कर रहा है, इसमें हमें क्या क्या देखना है, पार्ट 6 में हमें क्या क्या पढ़ना है, थोड़ी सी वो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 जो है, पार्ट 6 आपको आर्टिकल कहां से कहां तक मिलेगा, ये भी जरूरी है ना। हमें पार्ट 6 पढ़ना है तो इसके आर्टिकल्स याद होना चाहिए। तो इसमें जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल जो आपको यहां से ध्यान देना है, वो आर्टिकल यहां पर मिलेंगे 152 से लगाकर 152 से लगाकर आपको यहां पर 237 तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 6 के अंदर कोई आपसे पूछे कि पार्ट 6 में कितने आर्टिकल आते हैं, देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में आए। पेपर मतलब आप जो ये ऑफलाइन पेपर देने जाएंगे या आप जो पेपर देने जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन, उसमें आए जरूरी नहीं है। लेकिन क्या होता है, कई बार थोड़ा सा ये क्वेश्चन ना आपको वो जो इंटरव्यू होता है वहां पे पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना, आर्टिकल 152 से 237, 152 से 237 जो है ये कहां आते हैं, ये आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 6 में। अब इस पार्ट नंबर 6 में हमें किस किस के बारे में पढ़ना है? 152 से स्टार्ट कर रहे हैं ना अपन, तो 152 में सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो देखो 152 की तो बात करेंगे तो 152 में लिखा हुआ है 152 आर्टिकल नंबर जो है, आर्टिकल 152 है। आर्टिकल 152 जो बात करता है उसकी बात कर लेते हैं। ये है जिसमें लिखा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसमें क्या लिखी हुई है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। ठीक है, क्या डेफिनेशन ऑफ स्टेट मतलब राज्य की परिभाषा लिखी है इसमें। क्योंकि क्या होता है, राज्य की परिभाषा का मीनिंग क्या है ये समझते हैं। हमारे संविधान में जहां पर भी हमें किसी को कोई चीज इंप्लीमेंट करना थी, जैसे स्टेट के लिए बोलना था, तो वहां स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड ऐसे नाम तो लेते नहीं। संविधान के समय तो पता ही नहीं थे कौन कौन से स्टेट, क्या चीजें बदलती रहेंगी। तो हमने वहां पर एक चीज डिफाइन की और उसको बोला स्टेट। एक टेरिटरी को डिफाइन किया, एक क्षेत्र को डिफाइन किया और बोल दिया स्टेट होगा। तो स्टेट की परिभाषा बताई उसने। स्टेट में आप किस किस को इंक्लूड करोगे? क्या हमारी राज्य सरकार इंक्लूड होती है स्टेट में? क्या वहां की जनता इंक्लूड होती है स्टेट में? वो बाउंड्री कितनी है, ज्योग्राफी क्या है, ये चीजें बताई और इसको बोला स्टेट। बेसिक चीज सबसे पहली 152 नंबर के आर्टिकल में, 152 के आर्टिकल में केवल ये लिखा है कि व्हाट इज स्टेट। जो आपके संविधान में वर्ड राज्य यूज किया गया है, जो संविधान में वर्ड राज्य यूज किया गया है, वो होगा क्या एक्चुअल में, इसमें ये बताया है आपको आर्टिकल 152 में। ठीक है, यहां तक। अब आर्टिकल 152 हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? तो आर्टिकल 152 के बाद आर्टिकल लगाकर आपका 153 से लगाकर आपका 167 तक, आर्टिकल 153 से लगाकर 167 तक का जो आर्टिकल है, 153 से 167 के जो आर्टिकल है, यहां पर बोला गया है द स्टेट एग्जीक्यूटिव। यहां पर क्या बोला गया है? द स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव। अभी एग्जीक्यूटिव भी मैं आपको समझा रहा हूं, एग्जीक्यूटिव एक्चुअल में होता क्या है ना। ये सारी चीजें एक एक करके समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड यूज कर लिया है ना। एग्जीक्यूटिव अपन ने वर्ड यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लिया है, तो ये होता क्या है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको एक एक करके ये चीजें। बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर कभी भी आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो ये डेफिनेट बात है
कि आपको इतनी इजीली एकदम समझ में नहीं आती है, ये मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि मैं खुद उसी बैकग्राउंड से आया हुआ हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा हूँ। तो मेरे को मालूम है कि पॉलिटी या ये जो नॉन टेक्निकल वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होते ही हैं, पर एक बार ये थोड़ी सी लिंक हो जाती है ना, तो फिर धीरे से सब समझ में आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका 167 तक हो गया, तो 168 से लेंगे अपन। आर्टिकल 168 से लगाकर 178 तक, ठीक है, 168 से लगाकर 177, 178 नहीं 177, ये आर्टिकल की बात करें तो इन आर्टिकल के बीच में क्या लिखा हुआ है, इन आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ वो समझना है। तो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है द लेजिस्लेचर, यहां पर क्या लिखा हुआ है, लेजिस्लेचर। अब ये लेजिस्लेचर भी क्या होता है ये भी बताते हैं आपको अभी थोड़ी देर में, लेजिस्लेचर क्या होता है ये भी बताएंगे। उसके बाद बात करें 177 के बाद 178 से 212 तक, 178 से लगा के 212 तक बात करते हैं। यहां पर क्या है तो देखिए, आर्टिकल कहां से कहां तक, तो जहां पे अपन ने छोड़ा है 178 से लगाकर 212 तक, ये 178 से 212 तक में क्या लिखा है वो थोड़ा समझते हैं। यहां पर हमें दो चीजें मिलेंगी, यहां पर मिलेंगे दी ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, जो हमारी विधानसभा होती है, उनमें कुछ अधिकारी होते हैं या पदाधिकारी होते हैं, उनको ऑफिशियल्स बोलते हैं। और उसी के साथ में यहां पर 202 में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 202 में बजट लिखा हुआ है, तो बजट के बारे में भी देखेंगे। आर्टिकल 178 से लगाकर 212 के बीच में अगर आप देखें तो आपको ये कंडीशन मिलेगी कि यहां पर आपको ऑफिशियल्स के बारे में पढ़ना है और यहां पर आपको मध्य प्रदेश के बजट के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, अब आर्टिकल 212 के आगे जाते हैं तो 213 में है ना, 213 में देखेंगे अपन आर्टिकल 213 में क्या लिखा है तो समझते हैं यहां से। आर्टिकल नंबर 213 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएससी इसके बारे में पहले ऑलरेडी पूछ चुकी है। आर्टिकल 213 जो है ये बात करता है ऑर्डिनेंस, किसकी बात करता है, ऑर्डिनेंस की बात करता है। और ये ऑर्डिनेंस होता क्या है ये समझ लेते हैं। ऑर्डिनेंस जो है वो क्या होता है, तो ऑर्डिनेंस को हिंदी में कहते हैं अध्यादेश, इसको क्या कहते हैं अपन, अध्यादेश। इसको अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आपको मैं जब गवर्नर बताऊंगा तो गवर्नर बताने के साथ में अध्यादेश के बारे में बात करेंगे कि अध्यादेश जो होता है एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसको मैं यहां पर केवल एक पॉइंट लिख रहा हूं वो ध्यान रखना, अध्यादेश जो है यहां पे मैं लिख रहा हूं वो याद रखना, बाय गवर्नर, है ना, बाय गवर्नर। ठीक, इसको डिटेल करूंगा अभी। अध्यादेश एक तरीके का कानून होता है, टेम्पररी लॉ होता है, बिल्कुल बताएंगे इसको आगे। फिर लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर अपन कहां से जाएंगे अब, 214 से, आर्टिकल 214 से अपन जाते हैं कहां तक, 213 से 214 हो गए 237 तक, अपन को 237 तक जाना है ना, ये पार्ट नंबर 6 का क्लासिफिकेशन है, तो 237 तक जाएंगे। और 237 तक जाते हैं तो यहां पर आपको मिलता है स्टेट हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट। यहां पर आपको मध्य प्रदेश की और जितने भी आपके पास स्टेट्स हैं जहां पर हाई कोर्ट्स हैं उनके बारे में प्रोविजन यहां पर देखने को मिलेगा। तो स्टेट हाई कोर्ट और उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट, उनकी पावर्स वगैरह वगैरह सारी बातें जो है वो आपके आर्टिकल 214 से 237 के बीच में लिखी है। ये एक इन जनरल पॉइंट है जो मेरे को आपको समझाना था कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 6 में एक्चुअल में है क्या, ये है पार्ट 6 में लिखा हुआ, ये बातें लिखी हुई है पार्ट 6 में कि 153 से 167 जो होगा 167 वहां के बीच में अपन स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, 168 से 177 में स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे, फिर 178 से 212 में अपन ऑफिशियल बजट, ऑफिशियल्स की और बजट की बात करेंगे, फिर ऑर्डिनेंस आ जाएगा, फिर हाई कोर्ट आ जाएगा। ये अपन को पढ़ना है, इस तरीके का सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर है आपके पास ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं इनको समझते हैं पहले, किनको कहते हैं ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तो जैसा कि आपने यहां पर देखा था, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मैंने लिखा था, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो यही आपकी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कहलाते हैं। अब इनको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिएगा अपने पास पहले नंबर पे है, यहां पर मैं समझाता हूं आपको, लेजिस्लेचर है ना। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका। लेजिस्लेचर जो होती है इसका मतलब होता है विधायिका। ठीक, अब ये लेजिस्लेचर या विधायिका क्या होती है ये समझते हैं। इसका मतलब होता है
कि जो आपके मध्य प्रदेश में, अच्छा देखो एक और बात थोड़ा सा रुक के समझते हैं कि हम जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं इसमें जो आपको मैं यहां पर चीजें बता रहा हूं, स्टेट के बारे में भी बता रहा हूं कि राज्य में ऐसा होगा, मुख्यमंत्री होगा, हमारे यहाँ पे गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। सेम जो स्ट्रक्चर है ना आपका कि गवर्नर होंगे, मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री के अंदर मंत्री होंगे, है ना, और जो जिस तरीके की सरकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर आपको सेंटर में दिखाई देता है, मतलब पूरे भारत के लिए, जिसको आप केंद्र सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार में कौन होता है? सबसे ऊपर सुप्रीम अगर अपन बात करें तो प्रेसिडेंट है। तो जैसा हमारे पास प्रेसिडेंट है, अब प्रेसिडेंट सभी राज्यों के लिए सबसे सुपीरियर है ना, सबसे सुप्रीम, भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट हो गया। अब अगर इंडिविजुअल स्टेट की तरफ जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो ये जो राज्य हैं इनके पास होता है गवर्नर सुपीरियर। सबसे इधर अगर स्टेट अपने केंद्र में देखें, सेंटर में देखें, पूरे भारत के लिए देखें तो राष्ट्रपति सबसे ऊपर, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर, और अगर स्टेट की बात करते हैं तो यहां पर सबसे ऊपर आता है, ये स्टेट वाला पार्ट है, तो यहां पे आता है गवर्नर। समझ गए? तो जैसा राष्ट्रपति हमारे देश के लिए काम करता है, वैसे गवर्नर के कुछ काम होते हैं जो वो राज्य में इंप्लीमेंट करेगा। फिर आप राष्ट्रपति के नीचे आइए, आपको यहां पर दिखाई देंगे पीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अपने। तो गवर्नर के नीचे आएंगे, आपको यहां दिखाई देंगे मुख्यमंत्री, सीएम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ अमित शाह जी हैं, है ना, हमारे पास जो है वो नितिन गडकरी जी हैं, स्मृति ईरानी हैं, है ना, ये सारे लोग, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं, ये सारे मंत्री बने हुए हैं, ये मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। तो वैसे ही हमारे ये जो अंकल हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इनके अंडर में भी हैं नरोत्तम मिश्रा जी जो हैं, उनको देख लो आप, वो भी हमारे क्या है, वो हमारे यहाँ के मंत्री हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो आप चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, आपको एज इट इज देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपको बोलता हूं कि सबसे पहले अपने पास विधायिका हो गई, क्या हो गई? विधायिका, जिसको आप हिंदी में बोल रहे हैं कि ये लेजिस्लेचर है, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर, हिंदी में इसको आप बोलते हैं विधायिका। अब ये होती क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? तो ये जो विधायिका होती है, इसका काम होता है हमारे यहां पर लॉ को बनाना, इसका काम होता है मेकिंग ऑफ लॉ। देश में या प्रदेश में अगर पूरे देश के लिए कानून बनाना होगा तो केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार मतलब हमारे यहाँ के पीएम और हमारे उनके जो मंत्री वगैरह हैं और जो सदस्यगण हैं। और अगर हमें राज्य में ये काम करवाना है तो हमारे यहाँ पर सीएम और उनके जो मतलब मिनिस्टर्स वगैरह जो होंगे और जो मंत्री वगैरह होते हैं और जो सदस्य होते हैं वो मिलके बनाते हैं कानून, ठीक है। तो मैं यहां पर एक शॉर्ट में लिख रहा हूं कानून निर्माण। तो कानून निर्माण का जो कार्य होता है या जो आपके मेकिंग ऑफ लॉ होता है वो कौन करता है? तो वो करती है लेजिस्लेचर। अब इसको थोड़ा और समझते हैं, एक्चुअल में लेजिस्लेचर आई कहां से। तो आप लोगों को सभी को पता है कि इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। अब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो आप लोग वोट करोगे, आप लोग वोट करोगे तो अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर आप विधानसभा में भेज देते हैं। आप सुनते हैं ना, डेली आप एक बात सुन रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है। तो जो विधानसभा के चुनाव है इसमें होगा क्या? इसमें यह होगा कि जो व्यक्ति, आप अपने क्षेत्र से दो चार कैंडिडेट, मतलब अलग अलग पार्टी के, निर्दलीय, ये लोग खड़े हो जाएंगे, मतलब चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और ये प्रचार प्रसार करेंगे। आप इनको वोट दोगे, वोट देने के बाद ये जीतेंगे। जीतने के बाद कहां जाते हैं ये? तो ये जाते हैं हमारे यहाँ की विधानसभा में। मध्य प्रदेश की विधानसभा आगे देखेंगे अपन कहां पर है, भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य बनते हैं जब आप इनको चुनाव में वोट करके जिता देते हैं। तो जैसे अभी अपने यहाँ पे चुनाव होने वाले, चुनाव होंगे तो यहाँ पे लोग जीतेंगे, जीतेंगे तो ये कहलाएंगे विधायक। क्या कहलाएंगे? विधायक। और ये विधायक मिलकर ही विधायिका का निर्माण करते हैं। ये लोग विधायक जो होते हैं, यही लोग मिलकर विधायिका का निर्माण करते हैं। और इनका सोल पर्पस, मेन क्या काम होता है? हमारे लिए काम करते हैं ये लोग, हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे लिए एक अच्छी व्यवस्था को लागू करने का काम करते हैं। तो ये विधायक होते हैं। इन सभी लोगों को मिलाकर हम एक शब्द में कहते हैं कि ये विधायिका हो गई। ये क्या हो गई? विधायिका, लेजिस्लेचर। यहां तक बात क्लियर है? ठीक, चलो आगे बढ़े। सॉरी, देखो, अब एक हो गई आपके पास विधायिका। गवर्नमेंट के ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो दूसरा ऑर्गन यहां से समझते हैं। दूसरा ऑर्गन जो है वो है एग्जीक्यूटिव। दूसरा ऑर्गन जो है वो कौन है? वो है एग्जीक्यूटिव।
यहां से आपको देख के ही समझ में आ रहा है, अगर इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा आप रिलेट करेंगे तो यहां पर आपको मिल रहा है एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है यहां पर कार्यपालिका, है ना। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, तो वो होता है कार्यपालिका। अब ये एग्जीक्यूटिव क्या होती है ये थोड़ा समझते हैं। तो अब जो कानून आपने बना दिया, ये वाला कानून जो आपने बना दिया था, इस कानून को आपको इंप्लीमेंट करना है। इस कानून को आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करेंगे आप, बना के रखना तो है नहीं। तो इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक बॉडी चाहिए कि आपने जो कानून बनाया है इसको आप इंप्लीमेंट करें। तो इसके लिए आपको एक बॉडी चाहिए, बॉडी मतलब एक संरचना चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक गवर्नमेंट चाहिए, तो वो कहलाती है एग्जीक्यूटिव। अब ये कौन होते हैं इनको समझते हैं। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे प्रदेश के जितने भी मंत्री और उनके चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्री जो हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको कहते हैं, मंत्रिपरिषद आगे चल के थोड़ा समझ में आएगा, मेन लोग जो मुख्यमंत्री के बहुत क्लोज होते हैं, 10 से 15 लोग जो होते हैं वो मुख्यमंत्री के बहुत क्लोज होते हैं। मंत्री ज्यादा बनते हैं, मंत्री 20-25 भी बन जाते हैं, पर जो 10 से 15 के बीच में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं। जैसे अगर अपन सेंटर में बात करें, आपने जिनका ज्यादा नाम सुना है उनकी बात करते हैं, तो जैसे अपने पास पीएम है, फिर अपने पास अपने गृह मंत्री हो गए, फिर उनके बाद नितिन गडकरी आ गए, राजनाथ सिंह जी आ गए, आपके जो अनुराग ठाकुर हो गए, स्मृति ईरानी हो गए, निर्मला सीतारमण जी हो गए, एस जयशंकर जी हो गए अपने पास। ये लोग जो हैं, ये लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ये लोग जो होते हैं देश के नीति निर्माण में भी भाग लेते हैं, और इन्हीं लोगों को अपन बोल देते हैं कि ये हमारे यहाँ की एग्जीक्यूटिव है, कानून को इंप्लीमेंट करवाने का काम इनका होता है। तो ऐसे जो मंत्री वगैरह बनाए जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो कानून बनाने में भी मदद करते हैं और कानून को लागू करवाने में भी मदद करते हैं। ठीक। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और आगे बढ़ के बताता हूं चीजें, देखो यहां पर ये समझ में आई क्या, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, जो कानून ऊपर बन चुका है उसको लागू करना है। तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होता है। ये क्या करवाता है, तो ये कानून को लागू करने का काम करते हैं ये। ठीक है, कानून को लागू करवाने का काम जो होता है वो किसका होता है, वो होता है आपकी लागू करवाना। कानून को लागू करवाने का काम जो है वो होता है एग्जीक्यूटिव का। अब एग्जीक्यूटिव दो टाइप की होती है, ये तो हमने बता दिया जो सरकार का है ना। इसके बाद एक आती है एग्जीक्यूटिव जिसको अपन बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, है ना। सरकार जो होती है, या जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं और उनके जो अंडर में मंत्री वगैरह हैं, कितने समय तक, 5 साल। 5 साल के बाद तो ये बदल सकते हैं। मान लीजिए चुनाव वापस जीत के आ गए तब तक तो ठीक है, पर अगर आप चुनाव होंगे तो इनको बदल देंगे, तो ये टेम्परेरी कहलाते हैं। वहीं पर एक आती है परमानेंट। परमानेंट जैसे मान लीजिए कि क्या खुद अनुराग ठाकुर आके थोड़ी बोलेंगे कि ये इंप्लीमेंट कर दिया है लॉ तो इसको फॉलो करो फलाना ठिकाना। यहां पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में कौन है हमारे पास, जैसे हमारे यहाँ पर डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर, हमारे यहाँ के आयुक्त होते हैं, हमारे यहाँ के एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं। तो ये जो पदाधिकारी होते हैं, जो जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो हमारे यहाँ के सिविल सर्वेंट होते हैं, जो हमारी पुलिस है, ये सभी भी आ जाती है किसके अंदर, ये आ जाती है एग्जीक्यूटिव के अंदर, क्योंकि कानून लागू करवाने का काम इनका भी होता है। तो बात समझ में आई। एग्जीक्यूटिव दो तरीके की होती है, एक आपकी जो टेम्परेरी, जिसमें आपके सरकार के जो कुछ मेंबर्स हैं वो आ जाएंगे, वो शामिल हो जाएंगे, और दूसरी होती है आपकी परमानेंट। परमानेंट में कौन आएंगे, तो परमानेंट में वो व्यक्ति जो परमानेंट है, मतलब जैसे जिनकी गवर्नमेंट की जॉब होती है, वो लोग परमानेंट ही होते हैं ना, तो उनको अपन बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। समझ में आई। तो पहला आपके पास लेजिस्लेचर, दूसरा अपने पास एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बाद अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं अपने पास है जो 3 ऑर्गन होते हैं टोटल, है ना, ये भी बात ध्यान रखेंगे। यहां से ऑर्गन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो टोटल ऑर्गन जो है वो 3 ऑर्गन्स है, ये याद रखना है। यहां से गवर्नमेंट के ऑर्गन कितने हैं, 3 ऑर्गन्स। ठीक, चलिए अब तीसरे की तरफ मूव करते हैं। अब वो तीसरे हैं कौन से वो समझ लेते हैं पहले तो तीसरा जो है वो है अपनी जुडिशरी। तीसरी कौन सी है, जुडिशरी। ऑर्गन में तीसरी जो आती है वो आती है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। इसका मतलब क्या होता है, न्यायपालिका। अभी न्यायपालिका कौन होती है, क्या करती है, इसका भी तो फंक्शन होना चाहिए ना। बिल्कुल है इसका फंक्शन, देखते हैं वो क्या है। देखो न्यायपालिका जो होती है, किसी भी हमारे यहाँ पे स्टेट में भी आप देखेंगे तो आपको हाई कोर्ट मिल जाएंगी, और हमारे सेंटर में सुप्रीम कोर्ट भी है। ठीक, तो ये जो हमारी न्यायपालिका होती है, एक्चुअल में इसका काम क्या होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कोई केस होता है तो वो कहां जाता है, उसका केस कहां जाता है, कोर्ट में जाता है।
है ना, और फिर वहां पर बहस होती है, वकील आपस में लड़ते हैं, फिर किसी एक को सजा होती है, दूसरा निर्दोष या बरी हो जाता है। तो ये सब चीजें कैसे पता चलती है? एक्चुअल में हमारे देश में कानून बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कानून। जैसा कि आपने अभी बोला भी, हमारे पास कुछ कानून बनाने का काम किनका होता है? लेजिस्लेचर का। इंप्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करती है। अब वो जो कानून जितने भी बने हुए हैं उन सभी को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि कानून में क्या बात लिखी हुई है? मुझे कैसे पता चलेगा कि इस कानून ये गलती की इतनी सजा मिलना चाहिए? मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बचने के प्रोविजन क्या क्या है? तो हमारे पास जो जुडिशरी होती है या जो न्यायपालिका होती है, इसका फंक्शन होता है टू एक्सप्लेन द लॉ। ये हमें कानून की व्याख्या करके बताती है। ये हमें क्या बताती है? कानून की व्याख्या करती है। तो यहां पर बोलते हैं इसका काम होता है टू एक्सप्लेन द लॉ। ठीक है, टू एक्सप्लेन द लॉ। कानून की व्याख्या करने का काम जो होता है, कानून के बारे में डिटेल में बताने का कि इसका मीनिंग ये था, है ना, ऐसा करोगे तो क्या होगा, ऐसा ऐसा करना था तो इसमें ये छूट मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। तो ये सारी व्याख्या या जो जितनी भी बातें हैं वो बताने का काम किसका होता है? वो होता है, वो हमारी जुडिशरी करती है। ठीक है, हमारी यहाँ की न्यायपालिका जो है वो क्या काम करती है? तो वो कानून की व्याख्या करवाती है। तो ये आपके पास ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, 3 होते हैं। ठीक, बढ़े आगे। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं अपन स्टेट लेजिस्लेचर। अब हमें जो पढ़ना है ना, मेन जो अपन स्टेट लेजिस्लेटर, पहले स्टेट लेजिस्लेचर देखेंगे, देन हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम वहां पर स्टेट एग्जीक्यूटिव भी देखेंगे, फिर अपन जुडिशरी भी पढ़ेंगे। अभी बात करने वाले हैं अपन स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। अब अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहां पर जो हम लोग विधायक चुनते हैं, जिन लोगों को हम लोगों ने विधायक बनाया है, इन्हीं लोगों को आप बोलते हैं एमएलए। क्या बोलते हैं आप? एमएलए बोलते हैं। एमएलए मीनिंग, एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ठीक, यहां पे 2-3 चीजें समझ लेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है ना। अगर आपको कोई बोले लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली आपको पता होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है यहां पर, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है इसका मतलब हमारा है विधानसभा, है ना। इसका मतलब क्या है? हिंदी में इसको अपन विधानसभा कहते हैं। और कई बार यही जो चीज लिखी है विधानसभा, इसको इंग्लिश में भी एज इट इज लिख दिया जाता है विधानसभा। ठीक है क्या? है ना, इसको कैसे लिख दिया जाता है? विधानसभा लिख दिया जाता है। तो ये है, क्लियर है क्या ये बात? है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, या विधानसभा डायरेक्टली भी लिख दिया जाता है। और अपन कई बार यूज करेंगे तो इसको अपन बोलेंगे कि ये अपना वीएस, विधानसभा। ठीक, अब अपन स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है ये थोड़ा समझते हैं यहां पर। ठीक, चलिए देखते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे तो हमें यहां पर बताना है कि एमएलए, अभी अभी पूरा क्लियर करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर में आपको क्या क्या बताना है, समझते हैं। देखो, किसी भी राज्य की ना, किसी भी राज्य के पास जो है वो, जैसे मैं आपको सेंटर का समझाता हूं, आपने अक्सर लोकसभा और राज्यसभा सुनी होगी। क्या सुना होगा? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा जो होती हैं, लोकसभा में क्या होता है कि हम जो व्यक्तियों को चुनते हैं वो लोकसभा में जाते हैं, और राज्यसभा वाले वो लोग होते हैं जो जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुनकर राज्यसभा में जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल एग्जांपल। आपने वाराणसी से हमारे पीएम को चुना, वाराणसी सीट से पीएम चुने गए, और कहां पहुंच गए? वो लोकसभा में पहुंच गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र से, है ना, हमारे यहाँ के एक व्यक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं। चुनाव हारते हैं इधर वाला अपना, कौन सा वाला? जो लेजिस्लेटिव असेंबली का था, मतलब अपने यहाँ का विधायक का चुनाव हारे। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि बिना कोई चुनाव हुए, आपने तो वोट नहीं दिया उनको, पर वो पहुंच गए केंद्र में, वो राज्यसभा के सदस्य बने हुए हैं। तो हमारे यहाँ पर ऐसा है कि हमारे यहाँ पे 2 हाउस का सिस्टम है। कितने हाउस का? 2 हाउस का। एक हाउस जो है वो है अपना लोकसभा, और दूसरा है अपना राज्यसभा। वैसे ही स्टेट में भी जो होता है, यहां पर 2 हाउस का प्रोविजन किया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के प्रोविजन कितने हैं? 2 हाउस के प्रोविजन है। एक जो होता है उसको अपन कहते हैं विधानसभा, है ना, एक को कहते हैं विधानसभा, और दूसरे को बोलते हैं विधान परिषद। तो ये 2 हाउस हो गए आपके पास। हाउस का मतलब ये नहीं घर केवल, है ना, इनमें मेंबर्स होंगे। ठीक है, इनमें मेंबर्स होंगे जो हम चुनते हैं। ठीक, तो एक अपने पास विधानसभा होती है और एक होता है विधान परिषद। अब ये विधानसभा और विधान परिषद क्या है, इंग्लिश में बात करें तो विधानसभा का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा जो आपके पास है वो है विधान परिषद,
दूसरा आपके पास क्या है यहाँ पर, विधान परिषद। तो विधान परिषद जो होता है इसको इंग्लिश में आप कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है क्या ये बात? तो ये दो चीजें हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। किसी भी जो आपका स्टेट है उसमें क्या चीजें हो सकती हैं, दो चीजें हो सकती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकती है और लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है। लेकिन वर्तमान में भारत में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलने वाली है, बाकी सभी जगह आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का ही प्रोविजन मिलेगा। मतलब किसी एक राज्य के पास, यहां पर समझना थोड़ा सा ध्यान से, कि किसी एक राज्य के पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकती है ना नहीं कर रहे हैं, हो सकती है। लेकिन काउंसिल तब बनाई जाती है जब जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, जैसे यूपी, जैसे बिहार, आपका यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से वहां पर लोड जो है, वर्कलोड जो है वो ज्यादा है, तो वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। यूपी की बात करें तो जो आपके मुख्यमंत्री हैं अभी फिलहाल में, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी, जो पिछली बार चुनाव जो जीते थे वो काउंसिल असेंबली का नहीं जीते थे, वो काउंसिल का चुनाव जीते हुए थे, वो काउंसिल के मेंबर थे, पर उनको फिर सीएम बनाया। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अपन कि अपने राज्य में दो चीजें हो सकती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना? ठीक है, यहां तक बात कि वो राज्य में क्या क्या हो सकती है, विधानसभा भी हो सकती है और विधान परिषद भी हो सकती है। अब ये विधानसभा विधान परिषद क्या है ये समझते हैं। पर मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में देखें तो, मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारे पास केवल विधानसभा है। आपने कभी भी विधान परिषद का नाम मध्य प्रदेश में नहीं सुना। ठीक है, विधान परिषद के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। विधान परिषद का जो गठन किया जाता है या जिसको बनाया जाता है वो कैसे बनती है, ये ऐसे बनती है कि राज्य की जो विधानसभा होगी ये अपने यहां पर एक बिल पास करवाएगी कि हमें विधान परिषद चाहिए। यहाँ के सभी लोग जब पास कर देते हैं, मेजोरिटी चाहिए होती है, वो ठीक है जो भी है, मेजोरिटी वगैरह उसको छोड़ देते हैं अभी अपन, कि बहुमत के साथ में अगर हमने एक बिल पास कर दिया कि हमें विधान परिषद चाहिए, तो वो जाता है केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास है लोकसभा और राज्यसभा दोनों। फिर वहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होता है। पास होने के बाद जाता है वो राष्ट्रपति के पास, और अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तो किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जाता है ना? लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनती है अब समझ में आया? हम पहले, विधानसभा तो होगी हमारे राज्य में, विधानसभा तो होती है, सभी राज्यों में आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो विधानसभा से एक क्या पास कर दो, बिल पास कर दो, उसको भेज दो आप लोकसभा राज्यसभा में, सेंटर के पास। लोकसभा राज्यसभा के पास भेजोगे तो वहां पर वो पास होगा। पास होने के बाद हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देते हैं, प्रेसिडेंट अगर उसको रेटिफाई कर देते हैं, तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है। अगर लोकसभा से फेल हो गया या राज्यसभा से फेल हो गया या वो राष्ट्रपति ने कैंसिल कर दिया या इनकार कर दिया, तो उस राज्य में कभी भी विधान परिषद, मतलब उस समय विधान परिषद नहीं बनाई जा सकती। समझ में आई ये बात? उस समय विधान परिषद नहीं बनाई जा सकती अगर मना कर दिया तो कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि विधानसभा से पहले पास होना चाहिए, फिर जाना चाहिए विधान परिषद बनने के लिए केंद्र के पास। अब यहां पर एक पॉइंट समझना, मध्य प्रदेश के पास क्या है? मध्य प्रदेश के पास, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो वहां पर ये बात पूछी हुई है मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश में कैसा सिस्टम इंप्लीमेंटेड है। मध्य प्रदेश में जो है वो क्या है, विधानसभा है, विधान परिषद है, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं? तो पहली बात तो मध्य प्रदेश के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो पहला पॉइंट मैं यहां से बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश हैज लेजिस्लेटिव असेंबली। आप यहां से पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के पास क्या है, तो मध्य प्रदेश के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। एक चीज हुई यहां से, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। दूसरा पॉइंट यहां से समझना, ये विधानसभा की बात हुई है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक, पर यहीं पे लिख देता हूं बट नो लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, पर मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, याद रखेंगे ये। अगर किसी राज्य में केवल विधानसभा होती है और विधान परिषद नहीं होती, तो वहां पर केवल एक हाउस हुआ ना, एक आपका हाउस हुआ विधानसभा का, दूसरा विधान परिषद वाला तो हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब उस राज्य में कितने हाउस है? 1 हाउस। तो इसको बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में जो सिस्टम है ना, मध्य प्रदेश में जो सिस्टम है वो एक हाउस का सिस्टम है। मतलब यहां पर मैं दूसरा पॉइंट बोल सकता हूं, मध्य प्रदेश हैज ओनली 1 हाउस।
इसको आप क्या बोल सकते हो कि मध्य प्रदेश में केवल कितने हाउस हैं? तो मध्य प्रदेश में केवल एक हाउस है। इसको हिंदी में बोलते हैं कि यहां पर एक सदनात्मक व्यवस्था की गई है। कैसी व्यवस्था है? एक सदनात्मक व्यवस्था। ठीक है। अब ये एक सदनात्मक व्यवस्था क्या होती है? और इसके अलावा अगर दोनों हुए तो उनको क्या बोलते हैं? तो दोनों होते हैं तो उसको बोलते हैं द्विसदनात्मक, है ना, उसको बोलते हैं द्विसदनात्मक। ये सिंगल हाउस सिस्टम है अपने यहां पर। अपने यहां पर कैसी व्यवस्था है? तो अपने यहां पर है सिंगल हाउस सिस्टम, सिंगल हाउस सिस्टम। ठीक, मध्य प्रदेश में सिंगल हाउस सिस्टम है। अब एक और चीज समझते हैं कि क्या हम लोगों ने कभी कोशिश की थी कि हमारे यहां विधान परिषद बने? तो याद रखना, यस, हम लोगों ने 1956 में, 1956 में ये कोशिश की थी। 1956 जब मध्य प्रदेश बना था तब हमने कोशिश की थी कि यार हमारे यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाए। क्या आ जाए? लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं पाया, है ना, ऐसा हो नहीं पाया। हम लोगों के पास केवल क्या रहेगा? अपने पास केवल और केवल रह गई विधान सभा। मतलब अपने यहां पर केवल विधानसभा है, सिंगल हाउस लेजिस्लेचर है अपने यहां पर। ठीक है यहां तक? चलिए, अगर किसी स्टेट में टू हाउस है तो वहां पर अपन बोल देंगे कि टू हाउस सिस्टम होता है। ये सिंगल हाउस सिस्टम हो गया। सिंगल हाउस सिस्टम में कौन होगा? सिंगल हाउस सिस्टम में यहां पर होता है ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली। सिंगल हाउस में कौन होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती। ठीक है, क्लियर? चलिए, अगर टू हाउस सिस्टम हुआ उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी आपको याद रहेगा ये, है ना। इन टू हाउस सिस्टम, अगर दो सदनीय व्यवस्था है, या इसको बोलते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक, द्विसदनीय व्यवस्था, है ना। तो यहां पर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, बोथ, दोनों होते हैं इसमें। अगर यहां पर किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, तो वहां पर असेंबली और काउंसिल दोनों होंगे। मतलब वहां पर विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी। बढ़े आगे, समझे? इसके आगे देखें थोड़ा। अब बात करेंगे असेंबली इलेक्शन, कौन वोट कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एमएलए की, तो कुछ बातें हैं यहां से समझते हैं। सबसे पहले असेंबली इलेक्शन की अगर अपन बात करें, है ना, तो देखो, मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन अभी की बात करें, तो यहां पर जो चुनाव होते हैं वो होते हैं प्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, असेंबली इलेक्शन जो होते हैं वो होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव जिसको आप कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब इसको आप बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। अब ये डायरेक्ट इलेक्शन क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन क्या है? तो डायरेक्ट इलेक्शन, ध्यान रखना, जब कभी आपके राज्य की जनता, जब कभी आपके राज्य की जनता खुद से वोट करने जाती है, मतलब हम लोग अपना प्रतिनिधि जब चुनते हैं, हम लोग जब वोट करके आते हैं, तो वो इलेक्शन जो होता है वो, और जो चुनाव किया जाता है वो कहलाता है डायरेक्ट। वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट। जहां पर हमारे द्वारा चुनाव किया जाता है ना। इसका मीनिंग क्या है? तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि हाँ, चुनाव जो है, चुनाव जो है वो किसके द्वारा हो? तो वो हो सीधे जनता द्वारा। ठीक है, सीधे जनता द्वारा हो। वहां पर चुनाव जो होना चाहिए वो किसके द्वारा होना चाहिए? तो जनता के द्वारा चुनाव होना चाहिए। उसको अपन कहते हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हैं। ठीक, असेंबली इलेक्शन जो होते हैं, अब पहला इलेक्शन देखें, फर्स्ट इलेक्शन। फर्स्ट इलेक्शन अगर बात करें अपन, तो मध्य प्रदेश की ही बात कर रहे हैं ना। इसको एक काम करते हैं, यहां पर ऐड कर लेते हैं कि हम जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जो पहले चुनाव हुए थे वो हुए हैं 1956। यहां से आप ध्यान रखेंगे 1956। तभी तो मध्य प्रदेश का जब गठन होगा तभी करोगे ना, है ना। उसके पहले भी हुए, पर वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कौन कैसा क्या था। अभी तो आप ये याद रखें कि पहला इलेक्शन जो था 1956 में हुआ था, मध्य प्रदेश का पहला चुनाव। ठीक, और अभी जो है,
अभी जो है वो याद रखना कि जो रिसेंट अभी अब जो होने वाला है ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट है तो लिख देता हूं, करंट इलेक्शन जो है, करंट इलेक्शन जो है इसके बारे में 2-3 पॉइंट याद रख लेंगे यहां से। करंट इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं 16वीं विधानसभा के लिए, 16वीं विधानसभा। इससे क्या चुना जाएगा, तो 16वीं विधानसभा बनने वाली है, ठीक है क्या, 16th नंबर की। कब होने वाले हैं, तो ये होंगे आपके 2023 में, 2023 में होने वाले हैं। 23-24 की बात करें तो 24 भी बोल सकते हैं, पर 23-24 में आपका ये याद रखना 16वीं विधानसभा के चुनाव है, 16वीं विधानसभा के चुनाव। ठीक है क्या ये बात, है ना। करंट इलेक्शन जो है वो 16वीं विधानसभा के हैं। अब आगे लिखा हुआ है हु कैन वोट। अब कौन वोट कर सकता है, तो भारत में जो है वो यहां पर बात की गई है एडल्ट फ्रेंचाइजी की। किसकी बात की गई है, एडल्ट फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइज, ठीक। इसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार। इसको क्या कहते हैं आप, वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार मतलब जिन व्यक्तियों की एज, या जिन लड़के या लड़की की एज 18 साल से ज्यादा है ना, 18 इयर्स से जिनकी एज ज्यादा है, वो लोग जो है वो भारत में चुनाव के समय वोट करते हैं। तो 18 वर्ष से अधिक के जो लोग होंगे वो वोट करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। चलिए अब इसके बाद यहां पर थोड़ा सा समझते हैं, बात आती है क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए। ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए जो लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में समझते हैं। क्वालिफिकेशंस में पहला पॉइंट, क्वालिफिकेशन में आपको यह समझना है यहां से कि जो आप, जिन लोगों को आप चुनाव करोगे वो क्या क्या योग्यताएं रखते हैं ना, हमें योग्यता बताना है। किसकी योग्यता बताएंगे हम, एमएलए की। क्योंकि अभी आप मध्य प्रदेश में जो चुनाव करोगे, ध्यान से देखिएगा, मध्य प्रदेश में जो चुनाव करोगे वो विधानसभा के चुनाव होंगे। किसके चुनाव होंगे, विधानसभा के। अगर मेंबर विधानसभा का चुनाव जाएगा तो उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, है ना। विधायक तो कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं विधायक। बाकी ऐसे अगर आप देखें तो विधानसभा में जो व्यक्ति चुन के जाएगा उसको बोलेंगे विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। वहीं पर जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव जीत कर जाता है, माना वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है, मध्य प्रदेश में नहीं होगा, पर जो व्यक्ति विधान परिषद का जो चुनाव जीत के जाता है उसको भी हिंदी में विधायक बोलते हैं, परंतु इंग्लिश में उसको बोला जाता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है उसको। समझ गए, एक डिफरेंस है छोटा सा एमएलए और एमएलसी में। क्या मध्य प्रदेश में एमएलसी होंगे, तो आंसर है नो, मध्य प्रदेश में एमएलए होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं। तो मध्य प्रदेश के जो विधायक होंगे वो सभी विधानसभा के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं, विधानसभा के। तो हम यहां जो बात करने जा रहे हैं वो एमएलए की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एमएलए कि मध्य प्रदेश में जो चुनेंगे उसमें एमएलए चुने जाएंगे। अब एमएलए जो चुने जाते हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहली और सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन की अगर अपन यहां पे बात करें तो सबसे पहली और बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो ये है कि जो भी व्यक्ति हो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी फॉरेनर को आप अपने यहाँ का एमएलए नहीं बना देंगे। तो पहला पॉइंट यहां से ध्यान रखेंगे कि ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। पहला पॉइंट क्या है, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है क्या, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पहला पॉइंट। वहीं पर अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो दूसरा क्राइटेरिया है, जो दूसरी क्वालिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मिनिमम एज की बात की गई है ना। मिनिमम एज की अगर अपन बात करें कि किसी व्यक्ति को अगर आपको एमएलए बनाना है तो मिनिमम एज कितनी होना चाहिए, तो यहां से आपको याद रखना है कि वो केवल 25 वर्ष है। कितनी है, 25 ईयर्स। अगर एक व्यक्ति एमएलए के पद के लिए खड़ा हो रहा है तो कम से कम उसकी एक एज 25 साल हो, वो व्यक्ति को अपन एमएलए बना सकते हैं। ये दूसरी क्वालिफिकेशन है। चलिए तीसरी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यहां पर तीसरी क्वालिफिकेशन किसके बारे में है, क्या बोलता है, तो देखो ये तो बेसिक हो गया कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा आपने बोला कि मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से कि वो व्यक्ति जो है वो पागल या दिवालिया ना हो।
मतलब वो मेंटली रिटार्डेड ना हो और वो बैंकरप्ट भी ना हो, है ना। तो ऐसा भी व्यक्ति, पता चला पागल व्यक्ति को आपने अपना प्रतिनिधि बना दिया, पॉसिबल ही नहीं है, वैसे तो बनाओगे नहीं, पर अगर आपने बना दिया तो वो आपका क्या काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। और दूसरा, बैंकरप्ट अगर होगा तो वो नेता सरकार में आकर वहां पे बहुत ज्यादा करप्शन वगैरह करेगा और कुछ ऐसे काम करेगा। तो इसलिए बैंकरप्ट और जो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं उन लोगों को वैसे ही चुनाव में खड़ा ही नहीं किया जाता है। तो ये तो बेसिक क्वालिफिकेशन हो गई। अब एक बात ये भी है कि जब एमएलए की क्वालिफिकेशन की बात आती है, एमएलए की क्वालिफिकेशन की बात आती है, तो यहां पे याद ये रखना है कि अगर मान लीजिए हमारी केंद्र सरकार ने, अगर हमारी केंद्र सरकार ने कोई और स्पेशल क्वालिफिकेशन रख दी, है ना। केंद्र सरकार कैसे रख सकती है, तो वो पार्लियामेंट के थ्रू रख सकती है, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार जो है वो कहां है, पार्लियामेंट में है ना। मतलब पार्लियामेंट बनाती तो केंद्र सरकार है आपकी। तो अगर गलती से या किसी एक पर्टिकुलर चीज को ध्यान रखते हुए अगर हमारी पार्लियामेंट ने कोई क्वालिफिकेशन बना दी तो उसको भी वो पास करना चाहिए। तो तीसरी जो क्वालिफिकेशन है वो याद रखिएगा, ही शुड, ही या शी, है ना, कोई भी हो सकता है, केवल ही नहीं, ही और शी शुड pass the qualification, pass the basic qualification passed by parliament। या संसद द्वारा, इसको ऐसे बोलेंगे, संसद द्वारा बनाई गई, है ना। कोई संसद बना दे नहीं अगर क्वालिफिकेशन, तो उसको भी ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब है टेन्योर ऑफ एमएलए एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। टेन्योर का मतलब क्या होता है, यहां पर कार्यकाल होता है। मुझे बताइए, हमारे यहां जो चुनाव होंगे ये कितने साल के लिए होंगे। आप अभी बताएंगे कि सर ये 2023 से 2028 तक के लिए चुनाव हो रहे हैं फॉर 5 इयर्स। तो पहली चीज कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो हमारी विधानसभा है, ये कितने साल रहेगी, 5 साल। तो यहां से ध्यान रखना है कि जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है एमएलए का और आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली आपने लिखा, तो इन दोनों का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल होता है 5 इयर्स का। कितने का, 5 इयर्स, ठीक है। एमएलए का कार्यकाल भी कितना, 5 साल का। लेजिस्लेटिव असेंबली का भी कार्यकाल कितने का, तो 5 साल का। तो ये दोनों जो हैं वो 5-5 साल तक अपने पद पर रह सकते हैं। कौन, देखो लेजिस्लेटिव असेंबली तो एक हाउस है, आपकी विधानसभा है, तो विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का, वहां के मेंबर का कार्यकाल 5 साल का, ठीक। पहली बात अपन ने पढ़ ली कि टेन्योर या कार्यकाल जो होता है वो टेन्योर कितने का होना चाहिए, कितने का होता है, तो टेन्योर जो है वो है 5 इयर्स का। अब यहां पर दूसरी बात समझिए कि जैसे मैं आपको एक व्यक्ति का नाम बताता हूं, सुमित्रा महाजन जी। सुमित्रा महाजन जी सांसद बनी और वो 8 बार बनी। कितनी बार, 8 बार। मध्य प्रदेश की है, इंदौर की रहने वाली है ना, ताई के नाम से फेमस है सुमित्रा महाजन जी। तो वो 8 बार सांसद बनती है। कमलनाथ जी भी आई थिंक 7-8 बार या ऐसे कुछ वो सांसद बने हैं कमलनाथ जी। तो इतनी बार सांसद बन गए, क्या किसी ने रोका नहीं उनको चुनाव लड़ने से। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप कितनी बार चुनाव लड़ते हैं, कितनी बार जीतते हैं या हारते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप कर सकते हैं, तो आप वो चुनाव लड़ सकते हैं। मेंटली रिटार्डेड ना हो, भारत के नागरिक हो, कम से कम 25 साल के हो, सरकार ने जो क्वालिफिकेशन या पार्लियामेंट ने जो क्वालिफिकेशन डिक्लेयर की है वो क्लियर करते हो अगर आप, तो आपको हमारे यहाँ का चुनाव लड़ने की परमिशन दी जाती है। इसमें कोई रोक टोक आपके लिए नहीं होगी। क्या यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। तो ये जो कार्यकाल है 5 साल, ये कार्यकाल दोनों के लिए है ना, फॉर बोथ। किस किस के लिए, एमएलए। एमएलए का कार्यकाल उतना ही होता है जितना लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली और आपका जो यहां का मध्य प्रदेश की जो एमएलए वगैरह, किसी भी राज्य का एमएलए हो, इन दोनों का कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 साल का। अब ये बात हो गई। एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमें नोटिस करना है, वो ये करना है कि यहां पर मैं बोल रहा हूं, देखिएगा आप समझ जाएंगे। अ पर्सन कैन पार्टिसिपेट
a person can participate any number of times in the election. ठीक है क्या, है ना, इन दी इलेक्शंस। वो एक व्यक्ति जो है वो कितनी भी बार क्या कर सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां से ये बात तो क्लियर हुई गई कि एक व्यक्ति जो है वो कितनी भी बार सदस्य बन सकता है, कितनी भी बार सदस्य बन सकता है, उसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है यहां पर। ठीक, चलिए, इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल 5 साल का होता है। अब ये किसका है, तो ये है, ये जो कार्यकाल है ये है एमएलए, मतलब अपना जो विधानसभा के जो आपके विधायक होते हैं, विधानसभा विधायक प्लस विधानसभा का, है ना, इन दोनों का कार्यकाल इतना ही होता है। वहीं पर अगर अपन बात करें, एक कार्यकाल और देख लेते हैं लगे हाथ, कि अगर आपसे पूछा जाए कि विधायिका जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इसका कार्यकाल कितना होता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, मतलब इसको आप बोलते हैं विधान परिषद, विधान परिषद। तो विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसका कार्यकाल नहीं होता है, इसको अपन बोलेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, लाइट डिस्टर्ब हो रही है शायद। नॉट डिफाइंड मतलब ये लगातार चलती रहती है, लगातार चलती है। लगातार चलने का मतलब क्या है, इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जाता है ना, इसको कभी भी चुनाव इसका एक साथ नहीं करते हैं। ठीक है, लगातार चलती है ये। ऐसा होता है कि इसके जो मेंबर होते हैं उनके 1/3 मेंबर को अपन हर 2-2 साल में रिन्यू करते जाते हैं, और उसके जो एमएलसी होते हैं, एमएलसी जो होते हैं, समझ गए? अब यहां पे एमएलसी जो होते हैं इनको अपन क्या बोलेंगे, विधायक किसके, ऑफ विधान परिषद, है ना, विधायक ऑफ विधान परिषद। मैंने इंग्लिश हिंदी मिक्स कर दी पर थोड़ा सा समझिएगा यहां से। विधायक ऑफ विधान परिषद जो होते हैं, इनका जो टर्म होता है वो होता है 6 इयर्स का, ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए, हमारा मेन पॉइंट ये 5 का है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको इसका ध्यान देना है, इसका, ये आपको 5 और 6 ध्यान नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है 5। ठीक है क्या, है ना? चलिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स, अब यहां पर मध्य प्रदेश के लिए बात की जा रही है ना, यहां पर अपन बात कर रहे हैं इन मध्य प्रदेश। अंडरस्टूड है खैर ये बात, पर फिर भी अब यहां पर कुछ अलग अलग पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए हैं कि बिफोर 2000, आफ्टर 2000 और फिर आफ्टर 2020। ये 3 चीजें क्यों लिखी है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, मध्य प्रदेश जो है वो 2000 के पहले छत्तीसगढ़ को साथ में लेकर चल रहा था। मध्य प्रदेश 2000 के पहले छत्तीसगढ़ को साथ में लेकर चल रहा था। ठीक है, छत्तीसगढ़ जब साथ में था तब मध्य प्रदेश में जो सीट थी टोटल विधानसभा की, वो थी 320, है ना, कितनी थी वो, 320। यहां से आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि 2000 के पहले मध्य प्रदेश में जो सीट्स थी वो टोटल 320 थी, और इसको ऐसे लिखा जाता था, 320 + 1 लिखा जाता था। इसको समझा रहा हूं 320 + 1 क्या है। ठीक, अब 2000 के बाद क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को आपने अलग किया। छत्तीसगढ़ को जब आपने अलग किया तो वहां पर हमने उसको दी 90 सीट्स। कितनी सीट्स दी, 90 सीट्स। 90 सीट्स दी और छत्तीसगढ़ को अपन ने कर दिया अलग। तो अपने पास कितनी बच गई, अपने पास बची 230, और ये पीछे एक कैरी चल ही रहा था। 90 सीट देने के बाद 230 बची। फिर 2020 में ऐसा क्या हुआ ये भी अपन समझते हैं, और अभी वर्तमान में आपके पास कितनी सीट्स हैं, तो आप यहां से अब याद रखना कि वर्तमान में जो हमारी लोक विधानसभा की जो सीट है, ये किसकी बात चल रही है, ये बात चल रही है विधानसभा की, है ना, यहां ध्यान रखना है, भूलना नहीं, ये विधानसभा की बात चल रही है। तो विधानसभा में कितनी सीट्स हैं अभी फिलहाल में, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो सीट्स हैं
वो है अभी फिलहाल में 230। जो चुनाव होंगे अभी कितने के होंगे, वो 230 पर होने वाले हैं चुनाव। ठीक है, यहां तक समझते हैं। अब ये जो एक एक दोनों जगह आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एक एक दिखाई दे रहा है, यहां पर भी दिख रहा है ये आपको, है ना, और ये आपको दिखाई दे रहा है आगे भी, यहां ऊपर भी। तो ये वन वन है क्या एक्चुअल में, ये वन वन है क्या, यहां पर भी वन है, यहां पर भी वन है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो वन लिखा है ना, इसका मीनिंग है कि हमारे यहां पर एक सदस्य जो है, एक सदस्य जो है वो एंग्लो इंडियन होता था। एंग्लो इंडियन क्या होता था और एक सदस्य एंग्लो इंडियन क्यों होता था, इसकी थोड़ी सी स्टोरी है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश की आजादी के समय अंग्रेज बहुत ज्यादा भारत में रह रहे थे, और अगर बहुत ज्यादा अंग्रेज थे भारत में, तो अब जब सारे लोग एक साथ जा रहे थे तो बहुत सारा नंबर ऑफ जो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियंस जो थे, मतलब अंग्रेज से मतलब जो यूरोप की कंट्री के लोग थे, वो नंबर ऑफ यूरोपियंस इंडिया में रहने को बोल रहे थे, वो इंडिया से जाना नहीं चाह रहे थे। तो ऐसे केसेस में जो बहुत सारे लोग अपने यहाँ रहेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उनका प्रतिनिधित्व तो करवाना पड़ेगा, है ना। अगर वो, अब हमने उनको ना पता है सिटीजनशिप दे दी, कैसे, एक नाम दिया एंग्लो इंडियन, मतलब आंग्ल भारतीय। भारतीय भी कहलाओगे लेकिन हो आप अंग्रेज, हो कौन आप, यूरोपियंस हो, तो आंग्ल भारतीय कहा उनको अपन ने। तो ये लोग जब भारत में रह रहे थे ना, तो इनको हमको क्या देना था, इनको अपन को देना थी सिटीजनशिप। हमने इनको सिटीजनशिप दी आंग्ल भारतीय के रूप में। अब ये लोग कई, मतलब इनकी जो तादाद थी बहुत ज्यादा थी, तो जब भारत में रहेंगे तो भारत में इनका भी तो प्रतिनिधि होना चाहिए ना। पर क्योंकि हम लोगों को उसी समय आजादी मिली थी, अब हम लोगों के दिमाग में ये था कि यार ये अंग्रेजों ने हमें बहुत परेशान किया, हमें त्रस्त किया है, ये है वो है फलाना ठिकाना, तो हम लोग अंग्रेजों को इतनी आसानी से चुनाव में अगर खड़े हो जाते तो जीतने नहीं देते। अगर वो चुनाव में खड़े होते, अभी आपको मैंने बताया प्रत्येक चुनाव में जनता वोट करेगी, जनता वोट करेगी, तो कहां से जीतने देंगे, जिन लोगों ने अपन को परेशान किया उनको अपन क्यों जीतने दे। तो हम लोगों ने फिर दिमाग लगाया, हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने दिमाग लगाया, यार ये डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगा, पर जो बड़े लोग हैं, जैसे सेंटर में बात करें तो राष्ट्रपति, और अगर अपने मध्य प्रदेश में बात करें तो गवर्नर, इन लोगों को अपन पावर दे देते हैं कि ये जो आंग्ल भारतीय लोग होंगे, जो मध्य प्रदेश में आंग्ल भारतीय होंगे, यूपी में आंग्ल भारतीय होंगे, जहां पर भी आंग्ल भारतीय होंगे या एंग्लो इंडियन होंगे, उन लोगों के बीच में से एक व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बनाकर हम लोग विधायक बना देंगे। क्या बना देंगे, एमएलए बना देंगे, एमएलसी बना देंगे, ऐसा रखा। और उनका चुनाव हम नहीं करते थे, उनके चुनाव, उनके उसमें वोट अपन को डालना ही नहीं था, उनका चुनाव किया जाता था डायरेक्ट, जो आपके गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, वो चुन लेते थे। अब चलता रहा चलता रहा चलता रहा, आजादी के बाद आ गए हम 2020 में, कहां पर आ गए, 2020 में। अब हम ना डेवलप हो गए, मेच्योर हो गए, अब हमको अंग्रेजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है कि यार कहाँ आए थे, फालतू के तो लोग हैं, है ना। तो अब हमने क्या किया, अब हमारी सरकार ने एक संविधान संशोधन पास किया और बोला कि संविधान में इसको चेंज कर दो, ये जो एक एक लिखा है इसको हटाओ, अब इनकी जरूरत नहीं है, किसी भी राज्य में इनकी जरूरत नहीं है। अब जो है वहां पर जो व्यक्ति चुने जाएंगे वो डायरेक्ट, अगर कोई इंग्लैंड इंडियन है भी ना, तो वो वोट चुनाव में खड़ा हो जाए, उसको अपन वोट डाल के जिता देंगे, इतने समझदार अब हम हो गए हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो एक एक हैं दोनों, इनको याद रखना, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं। कौन से हैं ये, एंग्लो इंडियन लोग हैं, क्लियर। एंग्लो इंडियन मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है। यहां पर एक पॉइंट याद रखना है कि एंग्लो इंडियन जो होते थे, ये डायरेक्टली नॉमिनेटेड होते थे। क्या होते थे, डायरेक्टली नॉमिनेटेड होते थे। कौन करता था इनको नॉमिनेट, तो इनको नॉमिनेट करता था खुद गवर्नर, नॉमिनेटेड बाय, डायरेक्टली नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। ठीक है क्या ये बात, है ना, गवर्नर के द्वारा ये सीधे से नॉमिनेट हो जाते थे हमारी लोकसभा, विधानसभा, ऐसी जगह पर। गवर्नर विधानसभा के लिए, और राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा में, है ना। लोकसभा की बात करें केंद्र की, तो वहां पर राष्ट्रपति का नाम आता है, राज्य के लिए बात करें तो यहां पर गवर्नर का नाम आता है। ठीक, तो ये एक व्यक्ति, ये एंग्लो इंडियन था, है ना। हर बार एक अपना व्यक्ति, हर राज्य में ऐसा प्रावधान था, अपने यहां नहीं, केवल हर राज्य में था। ठीक यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, ड्यू टू छत्तीसगढ़, ताकि आपको चीज क्लियर रहे, है ना, आपको याद ध्यान रहे कि छत्तीसगढ़ की बात चल रही है इसलिए ऐसा है। चल, अब 2020 के बाद क्या हुआ, 2020 के बाद बताते हैं। तो 2020 के बाद क्या हुआ, 2019 में होता है ना, एक्चुअल में 2019 में होता है। हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार लेकर आती है एक 104वें नंबर का संविधान संशोधन, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट एक्ट, है ना, हमारी सरकार क्या लेकर आई, 104वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये आता है 2019 में। कब आता है ये, 2019 में ये एक्ट पास होता है। इंप्लीमेंट इसको 20 में करते हैं, है ना, आप अभी 19 याद रखेंगे इसको, ठीक है। 2019 में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या किया गया ये समझना जरूरी है कि किया क्या गया और क्यों पढ़ रहे हैं। आपने दो प्रोविजन किए और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। पहला प्रोविजन समझना है यहां से, पहला प्रोविजन ये था कि दी एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन ऑफ, ऐसा लिखेंगे, नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन, ठीक है, इज रिमूव्ड, ठीक। मतलब आपने यहां पर कोई भी एंग्लो इंडियन व्यक्ति का चुनाव करने से मना कर दिया। आप करेंगे लेकिन डायरेक्ट करेंगे, अब आप यहां पे नॉमिनेशन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कहा नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन, ठीक है ना। ये नॉमिनेशन जो होता था वो कौन करता था, गवर्नर करता था। ये बात आपको पहले भी मैंने अभी बता दी है, ठीक है, यहां तक बात। एक तो चीज ये हटाई आपने, तो ये 2020 के बाद 230 में जो एक लिखा हुआ रहता था ना, ये एक खत्म हो गया। 230 में जो एक लिखा था ये एक खत्म हो गया यहां से, कि अब इसकी जरूरत ही नहीं है ना, अब आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, समझ गए। और दूसरा एक और चीज हुई थी यहां से, दो दो प्रोविजन की बात कर रहा हूं ना मैं, तो दूसरा प्रोविजन भी आप याद रखें, वो भी बहुत जरूरी है। दूसरा प्रोविजन जो हुआ था वो ये हुआ था कि हमारे यहां पर जो हमारे यहां पर जो रिजर्वेशन है, एसटी एससी को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है लोकसभा में और विधानसभा वगैरह में, तो उन रिजर्वेशन को 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है इस 104वें नंबर के संविधान संशोधन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है 104वें नंबर का, है ना। ये दो चीजें लेकर आया, एक तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो एक आपका प्रोविजन था उसको इसने खारिज कर दिया, है ना, कि अब अपने यहाँ पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो व्यक्ति होगा तो डायरेक्ट ले लेंगे यार, हम लोग ऐसे अब नॉमिनेट करके नहीं करेंगे। और दूसरा जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन को आपने 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, द रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST community in Lok Sabha, Vidhan Sabha is extended for 10 years, ठीक है। 10 सालों के लिए ये जो आपका प्रावधान है इसको आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 10 साल के लिए बढ़ा दिया आगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो 2030 तक हो गया है। अब रिजर्वेशन जो सेम रिजर्वेशन था वो कब तक पहुंच गया, 2030 तक। ये कब से हुआ है, कैसे हुआ है, तो 104वें नंबर के संविधान संशोधन से और 2020 के बाद हुआ है। क्लियर है ये बात, पूरी सीट समझ में आई विधानसभा की कैसी होती है, अपने यहाँ पे विधानसभा में कितनी सीट्स है। तो आज की डेट में जो क्वेश्चन पूछेगा, अब एग्जैक्ट आंसर जो होगा विधानसभा की सीट्स का वो केवल 230 होगा। इसका जो आंसर अब होगा वो क्या होगा, 230। कितनी सीट्स है, 230 है, बस खत्म। वो एंग्लो इंडियन वाला जो प्रोविजन है उसको अपन ने रिमूव कर दिया है, ठीक।